नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो साथियों, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है हरियाणवी, बांगरू, कौरवी या जाटू। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोगों ने इसका सही उत्तर भी बताना है और इस प्रश्न से संबंधित आपको जितनी भी नॉलेज है उस नॉलेज को भी साझा करने की कोशिश करनी है, ठीक है, ताकि हमारा रिवीजन जो है वो अच्छे से हो सके। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सारे साथियों ने इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 बता दिया है और उनका उत्तर बिल्कुल सही है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो कौरवी है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था, तब आपका उत्तर क्या होगा? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने। और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है, तब आपका उत्तर होगा प्रिय प्रवास को। ठीक है, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो हरियों जी की है। और प्रिय प्रवास का पहले नाम क्या था? पिछली क्लास में ही हमने चर्चा की थी, क्या था? ब्रजांगना विलाप। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। आपको बताना है कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। आपके पास ऑप्शन है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली या अपभ्रंश। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, बहुत सारे साथियों ने इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 बताया है और उनका उत्तर सही है। हिंदी भाषा का जन्म जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। आप जानते हैं कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी का जन्म हुआ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा पत्र निकाला था। आपके पास ऑप्शन है भारत मित्र, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी या समालोचक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा पत्र निकाला था उसका चयन करना है और कब निकाला था ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने निकाला था। कब निकाला था? 1877 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत मित्र इसके संपादक कौन है। बताइए भारत मित्र इसके संपादक कौन है। बिल्कुल सही, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, और इसका प्रकाशन भी कब हुआ था? 1877 ईस्वी में। भारत मित्र का भी हुआ था और हिंदी प्रदीप का भी हुआ था। हिंदी प्रदीप का संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक जो है वो बालकृष्ण भट्ट थे और भारत मित्र के संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। आनंद कादम्बिनी इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, ये भी मासिक पत्र था और इसका प्रकाशन जो है वो 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से हुआ था। समालोचक समालोचक के संपादक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, और इसका प्रकाशन जो है वो 1902 ईस्वी में हुआ था जयपुर से। साथियों, अगर आप चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर दास, इंशाअल्लाह खां या कुतुबन। तो बताइए मृगावती किसकी रचना है और इसका रचनाकाल क्या है ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन है। और इसका रचनाकाल क्या है? तो ये 1503 ईस्वी की रचना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। ठीक है, और कई बार इसके नायक और नायिका भी पूछी जाती है मृगावती की। तो मृगावती के नायक कौन थे? राजकुमार और नायिका मृगावती। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था। आपके पास ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, फ्रेंच भाषा में या हिंदी भाषा में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा और साथ में ग्रंथ का नाम भी बताना है आपको।
बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था और ग्रंथ का नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ था? इस्तवार दा लालित्योत्तर एंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? तो गारसा दत्तासी थे और यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग जो है वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कुंवर नारायण की रचना नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कुंवर नारायण की रचना कौन सी नहीं है, उसका चयन करना है आपको। आपके पास ऑप्शन है चक्रव्यूह, आत्मजयी, चुका भी नहीं हूं मैं और कोई दूसरा नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सी रचना कुंवर नारायण की नहीं है उसका चयन करना है आपको और साथ में ये बताना है कि अगर ये रचना कुंवर नारायण की नहीं है तो किसकी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। चुका भी नहीं हूं मैं, ये कुंवर नारायण जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। आप जानते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह को इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1977 ईस्वी को। चुका भी नहीं हूं मैं शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। ठीक है, और इस रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1977 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है। आपके पास ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, निबंध या कहानी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है इसका चयन करना है और साथ में ये भी बताना है कि किसकी रचना है ये। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। 11 वर्ष का समय एक कहानी है। किसकी कहानी है ये? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है और इसका समय है जो वो 1903 ईस्वी माना जाता है। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उषा नागरी। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता है। आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है कि ये पंक्तियां जो है वो किसकी है। आपके पास ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारागढ़ उषा नागरी। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं और किस रचना से ली गई पंक्तियां हैं? तो लहर रचना से ली गई है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और लहर का रचना काल जो है वो 1933 ईस्वी है। ठीक है, लहर से ली गई है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छायावाद की वृहत्रयी में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि छायावाद की वृहत्रयी में कौन शामिल नहीं है। आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। छायावाद की वृहत्रयी में कौन शामिल नहीं है उसका चयन करना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। महादेवी वर्मा जो है वो छायावाद की वृहत्रयी में शामिल नहीं है। साथियों, आज का प्रश्न है आपके लिए कि छायावाद का समय क्या माना जाता है। ठीक है, छायावाद का समय क्या माना जाता है। सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, स्वयंभू किस शताब्दी के कवि है। आपके पास ऑप्शन है 8वीं, 10वीं, 13वीं या 11वीं शताब्दी के। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। स्वयंभू किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। स्वयंभू अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। पढ़ा था ना हमने।
कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो रामकुमार वर्मा ने माना है। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? पौमचरयु, रिठणेमी चरयु और स्वयंभू छंद। हमारा अगला प्रश्न है, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? आपको बताना है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है। आपके पास ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, डॉक्टर भयाणी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर तगारे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। शुरू जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? तो डॉक्टर भयाणी ने कहा है। और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि अपभ्रंश का कालिदास जो है वो स्वयंभू को कहा जाता है। किसने कहा है? डॉक्टर भयाणी ने। और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। और किसने कहा है? डॉक्टर भयाणी ने। आगे देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? आपको बताना है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की। आपके पास ऑप्शन है शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्रशाह या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और साथ में इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उन रचनाओं के नाम भी बताना है आपको। बताइए भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्रशाह ने प्रदान की है। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। मैंने सारी क्लासेस जो है वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, अगर आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, पतन या टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मैंने क्लास में आपसे पूछा भी था कि बताइए भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना, पर किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया तो मैंने चाहा कि आज मैं ये प्रश्न पूछ ही लेती हूँ खुद से। अब बताइए भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पतन जो है वो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास माना जाता है। और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? तो 1927 ईस्वी। ठीक है। और चित्रलेखा, इसका समय क्या माना जाता है? 1934 ईस्वी। भूले बिसरे चित्र, ये भी भगवती चरण वर्मा का ही उपन्यास है। इसका समय जो माना जाता है वो माना जाता है 1959 ईस्वी। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा का ही उपन्यास है। ये चारों उपन्यास जो है वो भगवती चरण वर्मा जी के हैं। और प्रथम उपन्यास जो माना जाता है वो पतन माना जाता है 1927 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास है? आपके पास ऑप्शन है कर्मभूमि, सेवा सदन, गबन या रंगभूमि। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रंगभूमि का नायक है सूरदास। ठीक है। रंगभूमि के अन्य नायक कौन कौन से हैं? सूरदास हो गया, सोफिया, इंदु, विनय। ठीक है। ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। सोफिया, सूरदास, इंदु और विनय। हमारा अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 6 या 2। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है इसका चयन करना है आपको। और उनके नाम भी बताने हैं।
बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। इन 4 भागों के नाम क्या क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, नेड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 भाग हैं। अगला प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपके पास ऑप्शन है 1953, 1947 ईस्वी, 1956 ईस्वी या 1948 ईस्वी। तो बताइए प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है और साथ में ये भी बताना है कि इसके संपादक कौन है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा और कहां से प्रकाशित हुई थी ये भी बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1947 ईस्वी है और इसके संपादक कौन रहे? तो अज्ञे जी की पत्रिका है ये, ठीक है। और कहां से प्रकाशित हुई थी? तो इलाहाबाद से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से विवेकी राय का रिपोर्टाज है। आपको बताना है कि इनमें से विवेकी राय का रिपोर्टाज कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है जुलूस रुका है, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा या प्लाट का मोर्चा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए विवेकी राय का रिपोर्टाज कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। जुलूस रुका है विवेकी राय जी का रिपोर्टाज है 1977 ईस्वी का। ऋण जल धन जल ये किसका रिपोर्टाज है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का। ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु का है, 1977 ईस्वी का है ये भी। और नेपाली क्रांति कथा ये भी रेणु जी का ही रिपोर्टाज है, 1978 ईस्वी का। और प्लाट का मोर्चा ये शमशेर बहादुर सिंह का है, 1952 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? आपको बताना है कि श्रद्धा किस रचना की नायिका है। आपके पास ऑप्शन है साकेत, पद्मावत, कामायनी या कुरुक्षेत्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा और उसकी रचनाकार कौन है, जिस रचना की ये नायिका मानी जाती है श्रद्धा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। श्रद्धा जो है वो कामायनी की नायिका है और कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसे लगी। हमारा अगला प्रश्न है, 1938 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आपके पास ऑप्शन है प्रेमचंद, महात्मा गांधी, मैथिली शरण गुप्त या रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न को ध्यान से सुनना है। प्रश्न है आपके पास कि 1938 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सारे साथियों ने इसका उत्तर जो है वो गलत बताया है। हाँ, कुछ साथियों ने इसका उत्तर सही बताया है। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। 1938 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप जानते हैं कि 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता जो है वो प्रेमचंद ने की थी। लेकिन जो 1938 में हुआ था उसकी अध्यक्षता रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आपके पास ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कला और बूढ़ा चांद के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था ये बताना है आपको और साथ में ये भी बताना है कि किसकी रचना है ये और कब दिया गया था ये पुरस्कार। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कला और बूढ़ा चांद के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसकी रचना है ये? पंत जी की रचना है। और कब दिया गया था इनको ये? 1960 ईस्वी में। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।